टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज सीटेट को लेकर, सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर हम हिंदी भाषा 1, भाषा 2 पेपर 1 और पेपर 2 को लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए दोस्तों। जिस तरीके से 2011 से लेकर 2024 की परीक्षाओं में जो प्रश्न रिपीट हुए, बार बार रिपीट हुए, 4-4 5-5 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए। तो चलिए वीडियो में विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, पूरा वीडियो देखेंगे दोस्तों तो आपके 2, 4, 5 नंबर मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से पूरे हो जाएंगे। मराठी में जस्ट आपने अनुवाद कर लेना, ट्रांसलेट कर लेना दोस्तों, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती। एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास में। सवाल पूछा गया कि वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे शुरुआत में ही। बच्चों को अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनने को मिलती है, 2 भाषाओं का सुनना। आप देखिए मराठी में मैं बोलूंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे जो वीडियोस है वो अदर स्टेट में भी देखे जाते हैं, इसलिए आपने जो है यहाँ पर हम हिंदी टू हिंदी देखेंगे, लेकिन एक मराठी में आप इसको किस तरीके से बोल सकते हो की बच्चों को अपने परिवेश में म्हणजेच विद्यार्थ्यांना आपल्या आजूबाजूच्या परिसरात 2 भाषा ऐकणे ऐकायला मिळते। आता ही 2 भाषा म्हणजे काय, नेमका प्रश्न अशा प्रकारे इथे विचारलेला आहे मित्रांनो, आणि अशाच प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला मराठी भाषेत सुद्धा विचारले जातात। लेकिन हम यहाँ पर हिंदी टू हिंदी बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि तमाम लोग इस वीडियो को देखते हैं, बाकी लोगों को मराठी नहीं समझेंगे, ये हमारी दिक्कत है। बच्चों के लिए लाभकारी है। देखिए 2 भाषा सुनना क्या है, बच्चों के लिए लाभकारी है, बच्चों के लिए हानिकारक है, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा या पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। तो देखिए दोस्तों, बाधित करना यानी एक तरीके से रुकावट पैदा करना, एक तरीके से अड़थड़ा निर्माण करना, हम उसको कहेंगे। तो बाधित तो हमको 2 भाषा नहीं करती है दोस्तों, और हानिकारक भी नहीं होती है। भाषा कैसे क्या हानिकारक होंगे, हम अपना नॉलेज यहाँ पर यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा कि बच्चों के लिए लाभकारी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 2, अब देखिए सीटेट 2014 में पूछा गया था, उसके बाद भी 3-4 बार ये सवाल रिपीट हुआ है। मैं बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी के आपके लिए लेकर आए दोस्तों, हर क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में बार बार रिपीट हुआ, ये बात को आप याद रखेंगे। पूछा गया है कि सतत आकलन का उद्देश्य। अब देखिए सतत आकलन क्या होता है और उसका उद्देश्य क्या है, ये आपने यहां पर समझ लेना। 4 ऑप्शन देख लेंगे आप। सबसे पहले कि यह जानना कि बच्चे भाषा में क्या नहीं जानते, ओके। दूसरी बात बताई जा रही है कि यह जानना कि पाठ्य पुस्तक में क्या जानते हैं, या फिर यह जानना कि बच्चों ने भाषा संबंधी किन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की है, या यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चों को किस प्रकार की मदत की आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों सतत आकलन म्हणजे काय, तर सतत आकलन म्हणजे विद्यार्थ्यांना भाषा शिकवण्यासाठी कशा प्रकारे मदत केली जाईल हे जाणून घेणे म्हणजेच सतत आकलन होय। तो दोस्तों ऑप्शन क्रमांक 4 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है कि यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चों को किस प्रकार की मदद चाहिए, इसको ही हम सतत आकलन का एक प्रमुख उद्देश्य दोस्तों यहां पर कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है 4 बार रिपीट हो चुका है सीटेट की परीक्षा में, और 5-6 बार हिंदी मराठी में पूछा जा चुका है दोस्तों। वीडियो बेहतर लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी प्लेलिस्ट तैयार की है दोस्तों, हिंदी पेडागोजी और मराठी भाषा पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोस्तों, जहां पर आपको तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2011 से लेकर 2024 तक दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। मैं तो आपको बता रहा हूं हर वीडियो में, कुछ ही करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यूट्यूब में एक धंधा चल रहा है, बस लोग कुछ भी चीजें बेच रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो बेहतर है कि 2011 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन पेपर को रेफर करो दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। 100 से कम मार्क्स आएंगे तो आप मुझे तब बता देना, ठीक है। आपके 100 से ज्यादा ही नंबर आएंगे। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है। अब देखिए रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका क्या है। अब रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका हमने यहां पर दोस्तों जान लेना है। पहली बात तो बताई जा रही है कि कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो, ओके। तो देखिए दोस्तों कहानी पढ़ी जा रही है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने की बात हो रही है, ओके। कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। अब देखिए कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, दोनों में फरक समझ लो आप कि कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो म्हणजे प्रथम आपण आपल्याला काय कहाणी वाचन करायची आहे आणि त्यानंतर प्रश्नाचे उत्तर द्यायचं आहे। सेकंड मध्ये दिलेला आहे की कहानी पढ़कर प्रश्न बना, म्हणजे तुम्ही कहानी वाचून घ्या आणि त्यानंतर तुम्ही प्रश्न तैयार करा। कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छाटो, तो ये तो कोई बात ही नहीं हो दोस्तों। और चौथे सवाल में बताया जा रहा है कि कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छाटो। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। तो देखिए रचनात्मक आकलन क्या होता है। रचनात्मक आकलन होता है कि पहले किसी चीज को पढ़ लिया जाए, पहले किसी चीज को, कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, जो भी चीज हो, कि पहले किसी चीज को पढ़ लिया जाए और उसके बाद प्रश्न तैयार किए जाए। उसके बाद जिस तरीके से अभी 10वीं 12वीं के एग्जाम में पूछा जाता है कि गद्य आकलन गद्य पैसेज दिया जाता है और पैसेज के आधार पर आपको 4 से 5 सवाल तैयार करने होते हैं। बिल्कुल कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, इसी को हम रचनात्मक आकलन कहते हैं दोस्तों, समझ लो। क्योंकि 10वीं 12वीं की परीक्षा में पूछा जाता है कि गद्य आकलन दिया जाता है, उसको पढ़ो और पढ़कर 4-5 सवाल तैयार करो, उसको हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। ये बात याद रख लो, हिंदी मराठी में काम आने वाली है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए
प्रश्न क्रमांक 4 पूछा जा रहा है कि व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी लगभग 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम जो भी क्वेश्चन हम आपके सामने यहां पर लाए, बेस्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए, संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, अधिक अंकों का होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए। बिल्कुल नहीं किया जाना है तो बिल्कुल मुनासिब तो है नहीं, ये सूट ही नहीं होता है ना, क्योंकि बताया क्या जा रहा है कि व्याकरण के पक्ष और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन ये होता है दोस्तों संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहने वाला है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 बघा, प्रश्न क्रमांक 5 या ठिकाणी दिलेला आहे की बच्चों की भाषिक क्षमता, क्षमता मीन्स कैपेसिटी, क्रमिक मीन्स फेरिस्त के हिसाब से, नंबर के हिसाब से प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। देखिए बच्चों की जो भाषिक क्षमता है उसको क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा अति महत्वपूर्ण झाले आपण म्हणू कौन मदद करता है? पोर्टफोलियो, लिखित परिभाषा, अवलोकन या फिर जांच सूची। तो देखिए दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, और आप सबको पता है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, देखिए सवाल नंबर 6 पूछा गया है कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण आप जब दे रहे हो बच्चे को तो उसके लिए आदर्श वातावरण क्या है, इस तरीके से सवाल आपको पूछा गया है। हर सवाल जो है वह इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर आपके सामने रहने वाला है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर दो। देखिए दोस्तों, भरपूर अवसर देने की बात हो रही है। ओके, भरपूर अवसर देने की बात हो रही है, बात को अपने दिमाग में फिट कर लो आप। भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल। तो देखिए दोस्तों, सीटेट कभी भी भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल नहीं देता है, यह भी बात आप याद रखो। अध्यापक का एकलाप यानी एक ही तरफ से अध्यापक जो है वो बातचीत कर रहा है, बात कर रहा है अपनी तरफ से, बच्चों को कुछ कहने का मौका वहां पर मिल नहीं रहा है दोस्तों। तो भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और लास्ट में दे रहा है 4 नंबर में कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। मतलब दृश्य श्रव्य यानी जिससे जो देखा भी जाए, जिस तरीके से दूरदर्शन होता है उसको हम देखते भी है, सुनते भी है, इसको हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं, जो सुनी भी जाती है और देखी भी जाती है, जिस तरीके से मूवी है उस तरीके से। तो इसका प्रचुर उपयोग करने की बात यहां पर हो रही है। लेकिन दोस्तों एक बात देखेंगे आप कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर दिए जाए, यह हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहने वाला है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 पूछा जा रहा है कि भाषा की कक्षा में कहानियां। अब देखिए दोस्तों, एक भाषा की कक्षा है और वहां पर कहानियां से क्या बोध होता है ये हमको यहां पर बताना है। मनोरंजन का साधन है। अब देखिए, मनोरंजन का साधन होगा नहीं होगा आपको पता है, मनोरंजन का साधन तो नहीं होता है ना कहानियां, सिर्फ मनोरंजन के लिए तो नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, डेफिनेटली पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, लेकिन हमारा जवाब ये भी नहीं हो सकता है। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। ओके चलो ठीक है। भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। देखिए दोस्तों, भाषा कौशल के विकास का साधन है, लेकिन एकमात्र शब्द यहां पर आ गया तो ये भी हमारा जवाब नहीं होगा, क्योंकि भाषा कक्षा में कहानियां जो है वो भाषा कौशल के विकास का साधन है डेफिनेटली। लेकिन यहां पर क्या दे रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में कि एकमात्र साधन है, और एकमात्र साधन ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। क्योंकि दोस्तों ये इसलिए जवाब नहीं होगा कि अगर भाषा कौशल के विकास का साधन ही अगर होता तो हम इसको मान लेते, लेकिन एकमात्र नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत से साधन होते हैं जिससे भाषा की कक्षा में बच्चों का विकास हो सकता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद आपको एक एक चीज जो है वो बेहतर तरीके से यहां पर समझ में आ रही है दोस्तों। मैंने बताया आपको कि मराठी से ज्यादा बेहतर हमारी हिंदी है, और हिंदी हम बहुत दम लगाकर पढ़ाते हैं दोस्तों, ये आपको पता है। टीईटी में आपने इसका नतीजा भी देखे। ठीक है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि। अब नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है यहां पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, व्याख्या प्रणाली यहां पर बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि नाटक की बात हम कर रहे हैं। नाटक में क्या होता है, एक्टिंग करना होता है दोस्तों, एक्टिंग करना होता है, अभिनय करना होता है एक तरीके का। अर्थबोध प्रणाली, तो यहां पर अर्थबोध प्रणाली भी वो बिल्कुल नहीं होंगी। अब रंगमंच प्रणाली और कक्ष अभिनय प्रणाली, मुझे पता है कि आप लोगों को ये 2 ऑप्शन में ही कंफ्यूजन है। जिस तरीके से मैंने तुक्के वाली वीडियो बनाया था, हमारे बच्चों ने बहुत फायदा उठाया उसका दोस्तों, लेकिन यहां पर तुक्का लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर आपको अगर आपने ये नहीं भी पढ़े तो आपका नॉलेज यहां पर काम आएगा दोस्तों, कि अभिनय की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, अभिनय की बात हो रही है, अभिनय प्रणाली, क्योंकि नाटक का संबंध किससे आता है, तो वो अभिनय से आता है दोस्तों। रंगमंच तो बात की सीढ़ी हो जाती है, तो अभिनय प्रणाली इसका जो है वो सही जवाब यहां पर रहने वाला है। चलिए सवाल नंबर 9। अब देखिए, सवाल नंबर 9 पूछा गया है कि
सवाल नंबर 9 इस तरीके से यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। और हर बार मैं आपको बताता हूँ, हिंदी आप पढ़ रहे हो, आप मराठी पढ़ रहे हो दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। भले आप आंसर को उतने ध्यान से ना मत पढ़ो, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैं खुद इसका एक्सपीरियंस ले चुका हूँ दोस्तों। मेरे जैसा टीचर 4-4 क्वेश्चन गलत कर सकता है क्वेश्चन सवाल पढ़ने में, तो आप सोचो कि आप लोग कितनी गलतियां करेंगे, है ना। तो बिल्कुल सवाल ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि यार इतना आसान सवाल पूछ लिया, यार भाववाचक नाम पूछ लिया, मेरे को तो जवाब पता है, तो हम क्या करते हैं ना, जल्दी से जवाब लगा देते हैं। लेकिन वो पूछता है कि भाववाचक नाम कौन सा नहीं है। आप ध्यान रखो दोस्तों, वो पूछता है कि भाववाचक नाम कौन सा नहीं है, तो हम ये यहां पर गच्चा खा लेते हैं दोस्तों, धोखा खा लेते हैं। ये चीजें याद रखेंगे कि भले ही ऑप्शन को ध्यान से मत पढ़ो, लेकिन सवालों को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ो दोस्तों, क्योंकि आपके नंबर यही कटते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। पहला जवाब, पहला ऑप्शन तो ये दे रहा है बिल्कुल ना। ओके चलो ठीक है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। दूसरी बात ये यहां पर बताई जा रही है, यहां पर बताया जा रहा है कि सत्य नहीं है। ओके, थोड़े से फेरबदल से भी विश्व की सभी भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। अब देखिए, विश्व की सभी भाषाओं को, देखिए दोस्तों यहां पर क्या दे रहा है कि विश्व की मतलब दुनिया भर की तमाम भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है, थोड़ा फेरबदल करके। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। भाषा और लिपि के बीच निश्चित संबंध नहीं होता, ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाषा और लिपि के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। गलत बात है, क्योंकि भाषा और लिपि के बीच में दोस्तों 100% संबंध होता है। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है, तो ये भी यहां पर गलत दिया गया है दोस्तों। तो सारे के सारे कथन जो है वो सत्य नहीं है, मतलब हम उपयुक्त सभी जो है यहां पर हमारा जवाब हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारे कथन जो है वो वहां पर गलत दिए गए दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, फिर से वैसे सवाल है। मैं बता रहा हूं कि जब भी एग्जाम में जाओगे आपको, तो आपने सवाल को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना है। 1-2 मिनट ज्यादा लग गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने सवालों को जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि इसी में हम हमेशा चोट खाते हैं। पूछा जा रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। सर्वमान्य भाषा, मधुरता, प्रबोधात्मकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, श्रोताओं के अनुकूल भाषा। तो देखिए दोस्तों, सवाल को समझ लो पहले। सवाल क्या है कि सवाल ये पूछा जा रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति, जब आप किसी बात को बोल रहे हो, जिस तरीके से मैं आपको YouTube में ये चीजें बता रहा हूं ना, मैं जबानी आपको ये चीजें बता रहा हूं दोस्तों, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। अब मैं जब ये बातें बोल रहा हूं, तो मैं बनाकर बोल रहा हूं या रियल बोल रहा हूं दोस्तों, तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है। अब मैं यहां पर आपके सामने जो भी बोल रहा हूं वो ओरिजिनल बोल रहा हूं, रियल बोल रहा हूं, जो मेरे मुंह में आ रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं। तो सर्वसामान्य भाषा, यानी हम सर्वसामान्य भाषा का यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बार बार दोस्तों बोल रहा हूं, तो इसके लिए हम मधुरता का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी प्यार मोहब्बत वाली बातें हम यहां पर कर रहे हैं। और मैं आपके अनुकूल, यानी श्रोता कौन होते हैं, श्रोता यानी हमको सुनने वाले, तो आप कौन है, हमें सुनने वाले हैं दोस्तों। तो श्रोताओं के अनुकूल, मैं आपके अनुकूल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस भाषा आप, जो भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं प्रभावोत्पादक के लिए बनावटी बोली का प्रयोग यहां पर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे शब्द नहीं बोल रहा हूं जो आप ही नहीं समझ पाओ, या मैं इंग्लिश के कुछ बड़े बड़े वर्ड यहां पर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं दोस्तों कि जो आप ही को समझ ना पाए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये विशेषता नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो विशेषता नहीं है। वीडियो बेहतर लग रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेने, जहां से आपको सीटेट टीएटी टेट की अपडेट मिलती रहेंगी दोस्तों। और हमने प्लेलिस्ट जो है वो तैयार की है हिंदी मराठी पेडागोजी की, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके दोस्तों प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख लेंगे। 14 दिसंबर तक हम आपको 2011 से लेकर 2024 तक सारे हिंदी मराठी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों, ये आपसे वादा है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और आपके सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपको पिछले 3 महीने से कंटिन्यू जो है वो सपोर्ट कर रहा हूं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि ध्वनि के विभेदीकरण में सहायक है। देखिए दोस्तों, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। अब क्या ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है, ये सवाल हमको यहां पर देखना है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए, श्रवण कौशल्य, भाषण, वाद विवाद करना या वाचन कौशल्य। तो देखिए दोस्तों, ध्वनिया के विभेदीकरण में सहायक है, तो सिंपल सी बात है श्रवण कौशल्य। श्रवण कौशल्य, क्योंकि हम ध्वनियों को क्या करते हैं, हम ध्वनियों को सुनते हैं। श्रवण का मतलब ही सुनना होता है दोस्तों, सुनने की कौशल्य है ना, सुनने की स्किल जिसको हम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब रहने वाला है। चलिए सवाल नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि बच्चों के मौखिक भाषा विकास में सहायक है। अभी देखिए दोस्तों, मैंने आपको मौखिक का एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दिया कि मौखिक भाषा जब बच्चा बोलता है तो उसके विकास में सहायक क्या है, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता,
भाषा प्रयोगशाला या उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए। देखिए अब बात किसकी कर रहे हैं हम, स्किल की कर रहे हैं हम बात, स्किल की कर रहे हैं, बोलने की स्किल की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, बच्चों की मौखिक भाषा विकास में सहायक होने की बात हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली देखिए भाषा प्रयोग प्रतियोगिता अगर रहेंगे तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा वहां पर बोलेगा, क्योंकि बोलने की वो कंपटीशन है दोस्तों। वाद विवाद आपको पता है, आप टीवी में देखते दो नेता लोग लड़ते रहते तो आपको पता है कि दोनों के बीच में कितना वाद विवाद होता है, वार्तालाप होता है। तो बिल्कुल भाषा का विकास तो वहां पर भी हो रहा है और भाषा प्रयोगशाला में भाषा का विकास 100% होता है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी जो है हमारा वो सही जवाब यहां पर रहने वाला है। चलिए सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 पूछा गया कि भाषा प्रयोग में निपुणता। अब देखिए दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। यानी मैं बता रहा हूँ 11 से लेकर 24 तक आप क्वेश्चन पेपर देखो, सीटेट जो है दोस्तों क्वेश्चन को रिपीट करता है। टीईटी जैसा काम यहाँ पर नहीं, करीब करीब 20-25 क्वेश्चन ये रिपीट कर देता है दोस्तों पूरे पेपर में। ठीक है, भाषा प्रयोग में निपुणता अभ्यास से आती है, पाठ्य पुस्तक पढ़ने से आती है, श्रवण कौशल्य से आती है या स्वतः ही आ जाती है। देखिए दोस्तों स्वतः तो आएंगी नहीं, अपने आप कोई चीज आती है क्या, अपने आप कोई चीज आती नहीं है। मैं एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर लेकर आया हूं। भाषा प्रयोग में निपुणता, अब देखिए भाषा का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए, मैं किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, आप किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये किस चीज से आती है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया कि मुझे मराठी बोलने में दिक्कत होती थी, लेकिन मैंने 2 महीने कंटिन्यू जो है मराठी की प्रैक्टिस की और आप लोगों को घंटों घंटों मैंने मराठी में दोस्तों बोलने की प्रैक्टिस की, टीएटी को लेकर, मराठी विषय को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा प्रयोग में निपुणता किससे आती है दोस्तों, अभ्यास से आती है। क्योंकि दोस्तों हमने क्या किया उस वक्त अभ्यास किया, म्हणजे रात्र दिवस आम्ही मराठी भाषेच्या त्या ठिकाणी अभ्यास केलेला होता दोस्तों, आणि त्या अभ्यासामुळे आम्ही जे मराठी भाषा चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी बोलू शकलो। हेच भाषा है दोस्तों, म्हणजे दोस्तों किसी भी चीज, अगर आप इंग्लिश बोलने की बात कर रहे हो, आप हिंदी बोलने की बात कर रहे हो, आप उर्दू बोलने की बात कर रहे हो, तो जब तक आप किसी भाषा का अभ्यास नहीं करेंगे दोस्तों, किसी भाषा का अभ्यास नहीं करेंगे तो आप में निपुणता नहीं आएंगी, आप यानी पूरी तरीके से 100% मुकम्मल नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो सही जवाब यहां पर हो जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। हे बघा प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न नंबर 14 यहां पर पूछा गया कि व्याकरण शिक्षण के संबंध में उचित कथन है। अब देखिए दोस्तों व्याकरण की बात हम यहां पर कर रहे हैं, ग्रामर की बात हम यहां पर कर रहे हैं कि ग्रामर जब आप सिखा रहे हो, व्याकरण आप जब सिखा रहे हो, तो व्याकरण के संबंध में कौन सा कथन म्हणजेच विधान उचित, उचित को बोलेंगे योग्य आहे, कोणता विधान या ठिकाणी योग्य दिलेला आहे असा प्रश्न या ठिकाणी केलेला आहे मित्रांनो। देखिए ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को भाषाओं के नियमबद्ध स्वरूप से परिचित करवाया जाता है, नियमबद्ध स्वरूप से परिचित करवाया जाता है, ऐसी बात यहां पर बताई जा रही है। ठीक है चलिए सही बात है। विद्यार्थियों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ओके, व्याकरण के नियम को कंठस्थ, देखिए दोस्तों कंठस्थ क्या होता है, रट्टा मारना, पाठ कर लेना, याद कर लेना। तो कंठस्थ कभी हमारा जवाब नहीं होता है दोस्तों, ये सीटेट की पुरानी परंपरा रही है। कंठस्थ करना मतलब डायरेक्ट रट्टाफिकेशन करना, जैसे कि वैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जिस तरीके से हम बोलते बच्चे याद करते ना बचपन में, उस तरीके से। तो ये चीज यहाँ पर गलत है दोस्तों, 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 15। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 15 कुछ इस तरीके की क्वेश्चन जो है टीईटी में भी पूछी जाती है कि व्याकरण को भाषा का शरीर कहा है, व्याकरण को भाषा का शरीर कहा है पूछा गया है ना। डॉक्टर स्वीट ने, महर्षि पतंजलि ने, डॉक्टर जेगेर ने या कामता प्रसाद गुरु ने। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आपको याद कर लेंगे इसका जवाब, शायद आपको पता ना हो या फिर हो सकता है कुछ बच्चों को इसका जवाब पता हो, लेकिन व्याकरण को भाषा का शरीर किसने कहा है आज के बाद भूलेंगे नहीं दोस्तों। ये आपको महा टीईटी में भी काम आने वाला है, या आपको सीटेट में भी हमेशा, लैंग्वेज पेडागोजी में हमेशा काम आने वाला है दोस्तों। तो व्याकरण को भाषा का शरीर मतलब जिस्म किसने कहा है, तो वो स्वीट ने कहा है, डॉक्टर स्वीट ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे। उम्मीद है आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो ध्यान से यहाँ पर समझ में आया है और ठीक ठीक ढंग से आपको समझ में आया है, क्योंकि ये जो तमाम क्वेश्चन थे दोस्तों आज से रेगुलर हिंदी की वीडियो आएंगी। इलेक्शन से ड्यूटी होने की वजह से, किसी कारण की वजह से लेक्चर नहीं हो पा रहे वक्त पर, अभी अपलोडेड वीडियो चल रहे हैं दोस्तों। 1 तारीख से हम ट्राई करते हैं कि ऑनलाइन लाइव क्लास जो है लेने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट, आपके मोटिवेशन की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमने प्लेलिस्ट तैयार की है मराठी भाषा पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और हिंदी भाषा पेडागोजी आप तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमारे चैनल पर विजिट कर दोस्तों देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।